और हम शुरुआत कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध से। आज 50वां दिन है और यूक्रेन का शहर बुचा, जहां पर नरसंहार का यूक्रेन ने आरोप लगाया था, वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। सामूहिक कब्र से शव निकाले जा रहे हैं और शवों पर टॉर्चर के निशान हैं। और यूक्रेन को $800 मिलियन की सैन्य मदद देने का फैसला जो है वो भी अमेरिका ने किया है। तो क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है राष्ट्रपति यूक्रेन के, वो लगातार दूसरे मुल्कों से रूस के खिलाफ मदद की मांग करते रहते हैं और अमेरिकी संसद ने सैन्य मदद की राशि को भी यहाँ पर मंजूरी दी है। हमारे साथ उमा शंकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे यूक्रेन से ही। उमा, एक तो वहां पर आप कैसे हालात देख पा रहे हैं वो भी बताइए, और दूसरा अमेरिका की इस मदद में क्या क्या शामिल होगा और कितना यूक्रेन को इससे जो है फायदा होगा या सहयोग मिलेगा? जी देखिए ताबिश, जहाँ तक यहाँ हालात की बात है तो जैसे कीव शहर में हालात अभी फ़िलहाल सामान्य नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ, 50वां दिन है और ये लगातार लंबा चलता जा रहा है। लाखों जो लोग हैं यूक्रेन के, वो शरणार्थी के तौर पे अलग अलग देशों में चले गए हैं, उनका लौटना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो जो एक स्थिति यहाँ पे मानवीय त्रासदी की पैदा हुई है, उससे निपटने की कोशिश लगातार यूक्रेन कर रहा है। और दूसरी तरफ रूस जो है बेशक कीव जैसे इलाकों से निकल कर चला गया हो, लेकिन डॉनबास के इलाके में भारी बंदोबस्ती के साथ वो कूच कर रहा है, ऐसी सैटेलाइट इमेजनरी के जरिए पता चल रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो दो चीज़ों की, एक तो मानवीय सहायता की और दूसरा हथियारों की। कल भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो बयान जारी कर दुनिया के देशों से मांग की, और ख़ासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों से कि किस तरीके के हथियार की उसको ज़रूरत है, ताकि यूक्रेन जो है वो रूस को जिस तरह से उसने कड़ी टक्कर दी है वो आगे भी बरकरार रह सके। उसमें S-300 मिसाइल की भी उन्होंने जो डिफेंस सिस्टम अपने मजबूत करने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए S-300 मिसाइल की भी ज़रूरत उन्होंने बताई, T-72 टैंक्स की भी ज़रूरत बताई। ताबिश, एक चीज़ जो हमने यहाँ पे देखा है अपनी इस यात्रा के दौरान कि जहाँ जहाँ भी मोर्चेबंदी की गई थी रूस की सेना की तरफ से कीव में घुसने के लिए, वहाँ पर जो यूक्रेन की सेना है उसने बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया। बहुत ज़्यादा नुकसान रूस को उठाना पड़ा, सैकड़ों की तादाद में उनके टैंक्स जो हैं वो नष्ट हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनके सैनिकों की जान गई है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि रूस अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हुआ है। और इसलिए जो हथियारों की मांग है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से वो लगातार जारी है। और जो अमेरिकी सहायता की जहाँ तक बात है तो अमेरिका या यूरोपीय देश बार बार ये साफ करते रहे कि जो डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं मानवीय सहायता के अलावा वो प्रदान करते रहेंगे, ताकि यूक्रेन जो है अपनी रक्षा कर सके, आत्मरक्षा कर सके। क्योंकि सीधे तौर पे अगर आक्रमणकारी हथियारों की बात ये देश करते हैं तो इससे, जैसा कि रूस ने पहले धमकी दी हुई है कि अगर कोई देश युद्ध में सीधे तौर पे उतरने की कोशिश करता है तो रूस उनके खिलाफ भी हमला बोलेगा। तो इसलिए बचते बचाते जो नेटो कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, वो सब जो है वो यूक्रेन की इस तरह से मदद कर रहे हैं कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। और इसलिए अब ताज़ा जो डिमांड ज़ेलेंस्की की तरफ से आया है, देखना है कि किस तरह के हथियार कौन कौन से देश यूक्रेन को मुहैया कराते हैं। जी ताबिश, उमाशंकर, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि रूसी सेना का यूक्रेन की सेना ने डटकर मुकाबला किया है, लेकिन रूस को जो नुकसान पहुंचा उसके मुकाबले यूक्रेन का नुकसान बहुत ज़्यादा है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। बुचा में जिस तरह का नरसंहार हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हिला देने वाली है। काफ़ी वक्त लगेगा यूक्रेन को वापस खड़ा होने में और जिंदगी को वापस पटरी पर लौटने में, क्योंकि अभी तो युद्ध खत्म भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल अदिति, आप सही कह रही हैं कि जिस तरह का नुकसान हुआ है, ख़ासतौर पे हवाई हमलों के ज़रिए हो या टैंक्स से जिस तरह से अटैक किया रूस ने, यहाँ पे शहरी आबादी, शहरी इलाकों में भी और ख़ासतौर पे नागरिक ठिकानों पर भी रूस ने हमला किया है। तो दोबारा से यूक्रेन को खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के लोग अपना मनोबल दिखा रहे हैं और जिस तरीके से उनमें एक लड़ाई का जज्बा है, हम यहाँ पे जो हमारे ट्रांसलेटर हैं उनसे लगातार हम बात करते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो लंबे समय से रही है। रूस ने तो धावा जो है फिजिकली अब बोला है, 2014 में भी उसने लड़ाई लड़ी थी हमारे साथ। और ये लड़ाई जो है उनके मुताबिक रूस से हमारी जो लड़ाई है वो सदियों पुरानी है। तो ऐसे में जो हमारा मनोबल है वो इस बात को लेकर पुख्ता है कि वो कभी भी हमको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। और इसलिए यहाँ का एक एक नागरिक जो है वो लड़ने को तैयार है। और आपने देखा होगा अदिति की किस तरह से पहले तस्वीरें आई कि जो सिविलियंस हैं वो भी आर्म्स की ट्रेनिंग ले
ले रहे हैं, वो भी रूस की सेना के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं। तो इनका मनोबल हाई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो नुकसान इनको हुआ है उसकी भरपाई के लिए लंबा वक्त लगेगा, और यही वजह है कि अलग अलग देशों से मानवीय सहायता की मांग जो है वो लगातार यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। और यूक्रेन के जो सहयोगी देश हैं जो उनका लगातार साथ दे रहे हैं, जैसा कि पोलैंड जैसा देश है, वो भी दुनिया के देशों से कह रहा है कि सहायता जो है वो यूक्रेन को दी जाए। लेकिन मोटी बात यह है कि जैसा कि खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है भारी हथियारों की ज़रूरत, और उन हथियारों की ज़रूरत को कल उन्होंने वीडियो मैसेज के ज़रिए बताया है। और जो टक्कर अभी तक वो दे पाए हैं वो हथियारों के बूते ही दे पाए हैं। इसलिए यूक्रेन की डिमांड ये है कि हथियारों की और सप्लाई की जाए ताकि यूक्रेन आत्मरक्षा कर सके और रूस के पैर को पूरी तरह से उखाड़ सके यूक्रेन की ज़मीन से। बहुत शुक्रिया उमाशंकर, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका रुख हम करते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से उमाशंकर जिक्र कर रहे हैं दोनों ताकतों का ताबिश, यहाँ पर रूस के मुकाबले यूक्रेन की ताकत बहुत कम है और विदेशी मदद उन्हें ज़रूर मिल रही है, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देशों को साथ खड़े होने का वो उम्मीद कर रहे थे वैसा सपोर्ट नहीं मिला है। सिर्फ वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की की कोशिश भी इसी तरफ इशारा करती है, जहां वो दूसरे देशों से लगातार मदद की गुहार करते रहते हैं कि आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि रशिया के सामने अकेले मुकाबला कर पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल है। और वो ज़मीन पर दिख रहा है कि किस तरीके का नुकसान इस मुल्क को हुआ है इस हमले के बाद।